दोस्तों नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस चैनल पर मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं। गवर्नर जनरल की श्रृंखला में आज का हमारा टॉपिक है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए एज ए गवर्नर जनरल, उसके बारे में आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। ये एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। दूसरा पॉइंट है 1772 में द्वैध शासन को ख़त्म कर दिया गया और प्रत्यक्ष शासन की शुरुआत की गई। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। व्यापारिक बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। व्यापारिक बोर्ड का गठन में एक दो बात और ध्यान में रखिएगा। व्यापारिक बोर्ड का गठन किया गया था क्योंकि भारत से जो कच्चे माल की खरीदारी की जाती थी और जिसे ब्रिटेन भेजा जाता था, उसकी निगरानी करने के लिए। पर इस बोर्ड के जो सदस्य थे वो सारे के सारे भ्रष्ट थे, घूसखोर थे। इसीलिए वो भारत से घटिया माल ऊंची दाम पर खरीदते थे और उसे ब्रिटेन में भेज देते थे। इससे क्या होता था? उन्हें बीच में घूस प्राप्त होता था। तो एक चीज़ इससे क्या निकल के आता है कि ट्रेड में तो वृद्धि हो गई। व्यापारिक बोर्ड का जब गठन होता है तो इससे व्यापार में वृद्धि होने लगी। ठीक है, कंपनी के व्यापार में वृद्धि हो गई। लेकिन क्या कंपनी के लाभ में वृद्धि हुई? तो नहीं, कंपनी का जो लाभ था उसमें कमी आ गई। क्यों कमी आ गई? क्योंकि जो माल भेजा जा रहा था वो उच्च स्तरीय नहीं था, वो घटिया किस्म का था और वो ऊंचे कीमत पे खरीदा जा रहा था। तो परीक्षा में तो पहला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि व्यापारिक बोर्ड का गठन किसने किया? तो ये तो सिंपल है, वारेन हेस्टिंग्स के समय में किया गया। पर दूसरा सवाल यदि पूछ लिया गया कि व्यापारिक बोर्ड के गठन करने के बाद व्यापार में कंपनी को लाभ होने लगा, यदि ये स्टेटमेंट दे दिया, सपोज कीजिए 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट का प्रश्न है और ये स्टेटमेंट दे दिया, तो ये ध्यान देने योग्य बात है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि लाभ नहीं होता है, लाभ में तो कमी आ जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। राजस्व संबंधी सुधार भी किया गया वारेन हेस्टिंग्स के समय में। राजस्व संबंधी सुधार में दो बातें होती है। पहली बात, राज्य स्तर पर रेवेन्यू बोर्ड का गठन किया गया। ठीक है। दूसरी बात, जिला स्तर पर कलेक्टर का पद सृजित किया गया। ये दोनों राजस्व संबंधी सुधार के अंतर्गत आता है। अब इसमें हमें ध्यान में क्या रखना है कि राजस्व संबंधी सुधार मतलब कि राजस्व की वसूली की बात हो रही है। तो राजस्व की वसूली के लिए उस समय जमींदार होते थे। जमींदारों को ये ब्रिटिशर्स या ये कंपनी जो है नीलामी पर पूरा इलाका दे देते थे। जमींदार कौन थे? तो जमींदार मुगल काल से ही राजस्व वसूलने वाले एक एजेंट थे। इनका काम यही था कि कोई एक इलाका, जैसे 10 गांव दे दिया गया तो 10 गांव से वो राजस्व वसूलेंगे और वसूल कर उसे सरकार को दे देंगे। जमींदार का कार्य आपको समझ में आ गया। वारेन हेस्टिंग्स के समय में सर्वप्रथम 5 वर्ष के लिए नीलामी करके दे दिया गया क्षेत्र जमींदारों को। पर ये जमींदार क्या करते थे? जमींदार समय से राजस्व नहीं देते थे। ये तो किसानों से राजस्व वसूल लेते थे, लेकिन कंपनी को समय से राजस्व नहीं देते थे। इस वजह से बाद में ये नीलामी जो है उसे 5 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष के लिए कर दिया गया। ठीक है, बस इतनी बातें ध्यान में रखनी है और राजस्व संबंधी सुधार के बारे में हमारी चर्चा समाप्त हो गई। क्या क्या हमने देखा? राज्य स्तर पर रेवेन्यू बोर्ड, ठीक है, राज्य स्तर पर रेवेन्यू बोर्ड, जिला स्तर पर कलेक्टर का पद का सृजन। राजस्व वसूलता कौन था? तो नीलामी पे दे दिया जाता था जमींदारों को। ठीक है, कितने वर्षों के लिए दिया जाता था? शुरुआती दिनों में 5 वर्ष के लिए, बाद में 1 वर्ष के लिए। जमींदार कौन थे? राजस्व वसूलने वाले एक एजेंट। तो राजस्व संबंधी सुधार से यदि कुछ भी पूछा जाएगा तो वो सारी बातें इसी में सिमट के रह जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। न्यायिक सुधार। न्यायिक सुधार के में क्या किया गया था? जिला स्तर पर अदालत की स्थापना की गई। दीवानी और फौजदारी 2 प्रकार के अदालत थे। ठीक है, दीवानी मुख्यतः धन संबंधी विवाद दीवानी अदालतों में निपटारा किया जाता था, जबकि
फौजदारी, जिसे निजामत भी बोलते थे, इसमें आपराधिक मामलों की सुनवाई होती थी। ठीक है, तो दीवानी और फौजदारी जिला स्तर पे ये अदालत की स्थापना की गई। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। आगे न्यायिक सुधार से आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक सुधार। राजनीतिक सुधार के अंतर्गत 4 बातें आती है। घेरे की नीति, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो घेरे की नीति क्या था? जैसे भारत में उस समय जितने भी राज्य थे उसमें से कुछ राज्य बहुत ताकतवर थे जबकि कुछ राज्य कमज़ोर राज्य थे। तो 2 ताकतवर राज्यों की सीमा न मिल सके, 2 ताकतवर राज्य के बीच में एक कमज़ोर राज्य को बफर जोन के रूप में इस्तेमाल करने की जो नीति थी उसे ही घेरे की नीति कही गई। जैसे सपोज कीजिए कि ये मराठा है, ये जो है बंगाल है, और ये बीच का जो क्षेत्र है ये है अवध। ठीक है, अवध एक कमज़ोर राज्य है जो मराठा और बंगाल 2 शक्तिशाली राज्य के बीच में फंसा हुआ है। तो अंग्रेज अवध के साथ कुछ समझौता करता है। समझौता क्या होता है कि यदि कोई तुम पे हमला करेगा तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, बदले में हम अपने सैनिक तुम्हारे यहाँ रखेंगे तुम्हारे खर्च पे। ठीक है, बाद में हम लोग देखेंगे जब सहायक संधि पढ़ेंगे, लॉर्ड वेलेस्ली के काल में शुरू होता है। वो सहायक संधि की शुरुआत जो है वो घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग्स के समय में कर दी गई थी। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पे जब अंग्रेज आ जाएंगे तो फिर मराठा और बंगाल कभी भी एक होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ हमला करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। इसी को बोला गया घेरे की नीति, और इसके अंतर्गत पहला राज्य जो था वो अवध था जिसे शामिल किया गया। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 हम लोगों ने विस्तार से इस पे चर्चा कर रखा है। यदि आपने नहीं देखा है वीडियो तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और सलबाई की संधि, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा हो चुका है। आप वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। अभी यहाँ पे राजनीतिक सुधार के अंतर्गत जो कार्य किए गए तो वो ये 4 है। अब आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पीछे की क्या कहानी है? तो होता ये है कि कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट से ऋण की आवश्यकता होती है भारत में शासन चलाने के लिए। तो कंपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट से ऋण मांगती है, ऋण स्वीकार कर दिया जाता है और ऋण कंपनी को दे दिया जाता है। पर इसके बाद कंपनी जो है, कंपनी पर रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट लाया जाता है जिस एक्ट को बोला गया है रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, कब आया? 1773 में। किसके द्वारा लाया गया? ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। प्रावधान क्या क्या था? थोड़ा ध्यान से सुनते चलिएगा प्रावधान। एक बार यदि प्रावधान से जुड़ी हुई समस्या और समस्या का समाधान आप समझ लेते हैं तो आपको चीज़ों को कभी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, बिना रटे ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो प्रावधान में पहली बात ये कही गई कि कंपनी भारत से संबंधी सूचना सरकार को देगी। सरकार बोले तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को देगी। ठीक है, यहाँ क्या था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भारत में क्या हो रहा है इसकी सूचना नहीं दे रहे थे ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो पहला प्रावधान ये कर दिया गया। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो सबसे पहले हमने देखा कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे बंगाल के? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तीसरी बात क्या है? गवर्नर जनरल के परिषद में 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की गई और ये कहा गया कि गवर्नर जनरल कोई भी निर्णय लेगा वो निर्णय बहुमत से लिया जाएगा। तो आप देखिए, गवर्नर जनरल का परिषद यानी काउंसिल, काउंसिल में तो एक गवर्नर जनरल हो गए प्लस 4 सदस्य, यानी कि कुल 5 सदस्य हो गए। 5 सदस्य जब बहुमत से निर्णय लेगा, इसका मतलब क्या है कि जब 3 लोग सहमत होंगे किसी बात से, कोई कानून बनाना है, जब 3 इस काउंसिल के 3 सदस्य सहमत होंगे तभी जाकर कानून बनाया जा सकता है। मतलब इस 4 में से
दो का परमिशन लेना, दो की सहमति अनिवार्य हो गई। इस लाइन का मतलब क्या होता है? इस लाइन में आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से सरकार ने गवर्नर जनरल के पावर को, गवर्नर जनरल के शक्ति को कम कर दिया। या फिर दूसरा दिया जाएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत में गवर्नर जनरल के शक्ति को बढ़ा दिया। अब आप बताइए, कम किया गया या बढ़ाया गया? ठीक है, ये आप लोग कमेंट करके उत्तर दीजिएगा। निर्णय हमेशा बहुमत से लिया जाएगा। तो ये देखिए, ये बाद में एक विवाद का कारण बनेगा। क्यों? क्योंकि शक्ति तो, पावर तो कम कर दिया गया है गवर्नर जनरल का। गवर्नर जनरल अब अपने काउंसिल मेंबर के पे निर्भर हो गए हैं, उनसे सहमति रखना इनके लिए एक मजबूरी हो गई है। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया और प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट के एलिजा इम्पे थे। ठीक है, ये नाम सब लोगों को याद ही होगा, फिर भी एक बार देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या समस्या थी? ये समस्या ये थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो गठन किया गया, तो गवर्नर जनरल का कहना था कि ये सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कलकत्ता तक सीमित है, जबकि कोर्ट का कहना था कि हम कलकत्ता के नहीं, हम पूरे बंगाल के सुप्रीम कोर्ट है। तो ये एक विवाद का कारण होता है। आगे देखते हैं, गवर्नर जनरल कोई भी विधि बनाएगा तो उसे सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत करवाना पड़ेगा। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से एक समस्या क्या आई? गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट में जो है विवाद होने लगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आपने सारे प्रावधान को देख लिया है, आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रावधान में समस्या क्या क्या आई, ये मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि समस्या क्या क्या आई, फिर से देख लेते हैं। कंपनी भारत से संबंधित सूचना सरकार को नहीं देती थी। ठीक है, परिषद के सदस्यों के असहयोग से गवर्नर जनरल लगभग निष्क्रिय बन गए और सुप्रीम कोर्ट के साथ मतभेद होने लगा। ठीक है, तीनों बातें हमने पहले ही देख लिया है। सुप्रीम कोर्ट के साथ विवाद क्यों हुआ, यहाँ पे सहमति क्यों नहीं बन पा रही है, काउंसिल के सदस्य असहयोग क्यों कर रहे हैं, ये बातें क्लियर हो गई। अब इस समस्या का समाधान क्या होता है उसे देख लेते हैं। समाधान में ये कह दिया गया, एक एक्ट लाया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781 ईस्वी में एक्ट लाया गया और उस एक्ट में कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कलकत्ता तक सीमित है और किसी भी कानून को पंजीकृत करवाने की आवश्यकता नहीं है। किसे? गवर्नर जनरल को। तो सुप्रीम कोर्ट के साथ जो विवाद चल रहा था गवर्नर जनरल का, उस विवाद पे रोक लगा दिया गया 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से। ठीक है, कुछ विवाद अभी भी बाकी है। उस विवाद का समाधान कैसे होगा? तो उस विवाद का समाधान होता है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। इस एक्ट में क्या किया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन क्यों किया गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे नियंत्रण स्थापित करने के लिए। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो ब्रिटिश पार्लियामेंट को इंडिया में क्या हो रहा है उसकी सूचना नहीं दे रहे थे, तो अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है सो इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे नियंत्रण रखेगी और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है सो ब्रिटिश पार्लियामेंट को भारत के बारे में सूचित करती रहेगी समय समय पे। एक और समस्या का समाधान हो गया। अब क्या है? काउंसिल के साथ विवाद। तो काउंसिल में पहले क्या था? गवर्नर जनरल प्लस 4 मेंबर। ठीक है, अब उस 4 मेंबर को घटा के 3 मेंबर कर दिया गया, 3 सदस्य, गवर्नर जनरल प्लस 3 मेंबर। और बहुमत के लिए क्या चाहिए? बहुमत के लिए सिर्फ 2 ही चाहिए बहुमत, सदस्य नहीं, सदस्य इंक्लूडिंग गवर्नर जनरल। ठीक है, यानी इस 3 मेंबर में से कोई एक भी यदि गवर्नर जनरल के साथ चला जाएगा तो गवर्नर जनरल कोई भी कानून बना सकता है। यानी कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल के शक्ति को बढ़ाया जाने लगा। अब आगे हम देखेंगे कि आगे जो भी एक्ट आएगा, 1793 में कोई एक्ट आएगा, ठीक है, फिर 1813 में आएगा, हर एक के माध्यम से गवर्नर जनरल के शक्ति को बढ़ाया जाता रहेगा। ठीक है, 1773 के एक्ट के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये एक्ट 20 वर्षों के लिए लाया गया था कि कंपनी इसके अंतर्गत 20 वर्षों तक शासन करेगी। अब आते हैं वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य। तो
तो वारेन हेस्टिंग्स अवध के बेगमों से धन वसूली करता था। इसने राजा नंद कुमार को सुप्रीम कोर्ट से सज़ा दिलवाया था। जब ये वारेन हेस्टिंग्स अपने कार्यकाल के बाद वापस ब्रिटेन जाता है, माफ़ कीजिएगा भारत नहीं ब्रिटेन जाता है, तो हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया। ठीक है, इसे प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय साहित्यों का अनुवाद करवाया और इनके ऊपर गहन शोध कार्य पर बल दिया। ठीक है, प्राचीन साहित्यों पे इसके समय में बहुत सारे कार्य किए गए। 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया गया। ये आपसे पूछा जा सकता है। 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय तथा 1784 में विलियम जोन्स ने द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। इसके समय में बहुत सारे ग्रंथों का अनुवाद किया गया था, जैसे गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस ने किया था। बंगाल गजट इसी के समय में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा निकाला गया था और हिंदू और मुस्लिमों का पर्सनल लॉ वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही बनाया गया था। ठीक है, तो ये सारी चर्चाएं हमारी हो गई जिससे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में हमारी चर्चा यहाँ पे समाप्त होती है। अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो को कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करें यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।